नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 17 आपकी व्याकरण पुस्तिका से विराम चिन्ह की परिभाषा और प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम विराम का अर्थ जानते हैं। विराम मतलब आराम, मतलब रुकना, ठहरना। जब आप अपने भावों को, भाव मतलब एक्सप्रेशन, जब आप अपने भावों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए बोलते हैं तो हम बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, अगर मुझे समझाना है कोई चीज़ तो मैं एक लय में नहीं बोल सकती, चलो बच्चों यार रुको, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। और लिखते समय हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रुकना तो वहां दिख नहीं सकता लिखते समय। तो आप उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि आप वहां पे रुक रहे हैं। और इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम मतलब क्या बताया? आराम, रुकना, ठहरना। तो विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब हिंदी भाषा में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो निम्नलिखित है। प्रमुख विराम चिन्ह हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह जरूर देख लीजिए, इस तरीके से है ये। और वाक्य का जब पूरा होता है तो उसके अंत में ये लगता है, इसे कहते हैं पूर्ण, फुल, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। तो हम हिंदी में इस तरीके से खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन खींचते हैं जब वाक्य पूरा हो जाता है तो फुल स्टॉप देने के लिए। नेक्स्ट है अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं। जब हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिन्हें हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, इसका चिन्ह जरूर देख लीजिए बच्चों, क्योंकि इसका प्रयोग आपको चिन्हों को करना पड़ेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मय, आश्चर्य, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये इसका चिन्ह है। देखो, हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह। त्रुटि मतलब मिस्टेक्स। जब आप कोई त्रुटि करते हैं, मिस्टेक करते हैं लिखते समय, तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करके और फिर अपनी त्रुटि, मिस्टेक को लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, और ये उसका चिन्ह है। तो नाम भी जान लीजिए, उनके चिन्हों को भी जान लीजिए, ताकि जब आप इनका प्रयोग करिए तो सही तरीके से इनका प्रयोग हो सके। चलिए, सबसे पहले पूर्ण विराम जो मैंने आपको बताया था कि वाक्य के पूरा होने के अंत में जब हम किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे कि रीता गाना गा रही है, वाक्य पूरा हुआ और आपने पूर्ण विराम दे दिया। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य पूरा हुआ और आपने पूर्ण विराम दिया। आकाश में बादल छाए हुए हैं, उसके बाद पूर्ण विराम आएगा। मोहन कल स्कूल नहीं जाएगा, पूर्ण विराम। ठीक है, जहां पे आपका वाक्य पूरा हुआ वहां विराम देना है, उस चिन्ह को हम कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट आइए अल्प विराम। अल्प मीन्स थोड़ा, कम। ठीक है, अल्पज्ञ आपने पढ़ा होगा, ज्ञ मतलब ज्ञानी, जिसको कम ज्ञान है, तो कम। जब पढ़ते या बोलते समय हम बहुत कम देर के लिए रुकना चाहते हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए, होली, दिवाली, दशहरा, हमने कितने सारे त्योहारों का नाम लिया, तो इसमें थोड़ा 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 हमें रुकना पड़ेगा, उसके लिए हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं। दूसरा हम प्रयोग कर सकते हैं
जैसे एक और हम एग्जाम्पल दे देते हैं, हरि, मोहन, रवि और राकेश पार्क में खेल रहे हैं। तो जब वाक्य पूरा हुआ तब तो आपने यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया, लेकिन जब बीच में आप रुक रहे हैं रवि, हरि, मोहन, तो बीच बीच में आपको अल्प विराम देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा हम यूज करते हैं संबोधन के लिए। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, रमेश इधर आओ, तो रमेश के बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया, आखिर में पूर्ण विराम। हाँ या नहीं के बाद जरूर करना होता है अल्प विराम का प्रयोग। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। नहीं, यह काम मैं नहीं कर सकता। तो नहीं के बाद और हाँ के बाद आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है, और ये आखिर में क्या आ रहा है, पूर्ण विराम। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो जब आप किसी वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। आपका घर कहाँ है, लगाइए प्रश्न सूचक चिन्ह, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आप यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगा सकते। तुम आगरा कब जाओगे, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, क्यों, तो आपको ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट देखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो बहुत सारे मन के भाव होते हैं, मन के भाव, जैसे आप दुखी हैं, आप खुश हैं, आश्चर्य है, भय है, भय मतलब डर, घृणा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जब आप इनका बोध कराना चाहते हैं, इन भावों का, तो आप इन शब्दों के, जो इन भाव के को दर्शाएगा, बोध कराएगा, उन शब्दों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप आश्चर्य में हैं तो ओह, तुमने ये किया, ओह, तो ओह के बाद तुरंत आप लगाएंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि हाय, हाय, तो दुखी हैं, हाय के तुरंत बाद, क्योंकि हाय आपका भाव बता रहा है, उसके तुरंत बाद आप विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करिए। घृणा है, छी छी, कितनी गंदगी है, छी छी, चोरी करते हो, तो ये आप जो भाव दिखा रहे हैं घृणा का, उसके बाद आप विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करिए। तो इसके बहुत सारे आप और भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि आहा, ओ, हाय, वाह, हैं, ओहो, थू थू, दूर दूर, हाँ, हे राम, वाह, ओहो, क्या, ये सब आपके भाव बताएंगे। जैसे अगर हमने कहा आहा, आहा, वाह, शाबाश, तो ये हर्ष, खुशी दिखा रहा है। अगर आप बोल रहे हैं, अरे, ओहो, क्या, तो ये आपका आश्चर्य दिखा रहा है, विस्मय, आश्चर्य। अगर आप कह रहे हाय, जैसे यहाँ पे दिया हाय, हे राम, हा हा, हा, तो ये आपका दुख दिखा रहा है, शोक। और अगर आपने जैसे दिया हुआ छी छी, थू थू, दूर दूर, तो ये आपका घृणा दिखा रहा है। ठीक है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और लेकिन ये याद रखिएगा, तुरंत उन भावों के, मन के भावों के शब्द जो आप बोध करा रहे हैं, उसके तुरंत बाद आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। देखिए कितने सारे भाव हैं, कितने एक्सप्रेशन हैं, सबको पढ़िए। हाय, ओ, ये तो बहुत गुस्सा हो रहा है, गुस्से का भाव है, ये सोच रही है। तो इस तरीके से भावों को आप, मन के भावों को के लिए आप विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हंस पद या त्रुटि, त्रुटि जैसे मैंने आपको बताया था, मिस्टेक, गलतियाँ। तो जब आप लिखते हैं और कोई चीज़ आपकी छूट जाती है, कोई अंश छूट जाता है, कोई पार्ट छूट जाता है, तो उसे दिखाने के लिए आप त्रुटिबोधक
चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे माधव अच्छा लड़का है, आपने इसमें बहुत लगाना भूल गए हैं, तो आप इस तरीके से इस त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करिए और ऊपर लिख दीजिए। बहुत करते हैं अक्सर आप लोग ना, और उसको काटने की जरूरत नहीं है पूरी लाइन को, जस्ट त्रुटिबोधक चिन्ह का उपयोग करिए और उसको ऊपर लिख लीजिए। आकाश में बादल छा रहे हैं, अवश्य बारिश होगी, अवश्य ही आज बारिश होगी। तो ये आप लिखना भूल गए थे, आपने हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया और आपने उसको ऊपर की तरफ लिख दिया। ठीक है, तो जब भी आप लिखते हैं तो अगर कोई शब्द छूट जाता है तो आप उसे पूरा मत काटिए, आप इस तरीके से त्रुटिबोधक चिन्ह का उपयोग करिए और उपयोग करके और अपना वाक्य लिख लीजिए, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास जिसे हम कहते हैं। तो बोलने वाले के कथन को उसी के रूप में लिखने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अध्यापक कह रहा है, अध्यापक ने कहा, तो यहाँ पे आप अल्प विराम का चिन्ह दीजिए पहले, फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग स्टार्ट करिए। मैं तुम्हारे कार्य से खुश हूँ। ये कोई कह रहा है, जो बोल रहा है वो कुछ कह रहा है, तो उसके लिए हमने जब वो जो चीज़ कह रहा है, जो वाक्यांश वो कह रहा है, उसके पहले और उसके खत्म होने पर पूर्ण विराम के बाद आपको ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है। अध्यापक ने कहा, अल्प विराम दीजिए, फिर उद्धरण चिन्ह शुरू कर दीजिए। मैं तुम्हारे कार्य से खुश हूँ, पूर्ण विराम दीजिए, खत्म हुआ वाक्य आपका, उद्धरण चिन्ह से आप इसको क्लोज करिए। ठीक है, गांधी जी कहते थे अल्प विराम दीजिए पहले, फिर आप उद्धरण चिन्ह शुरू करिए, सत्य ही ईश्वर है, पूर्ण विराम दीजिए और फिर आप उद्धरण चिन्ह से इसको बंद करिए, इस वाक्य को बंद करिए। ठीक है, तो इस तरीके से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए कुछ चिन्हों को वापस आप रिवाइज कर लीजिए, बताइए कौन सा चिन्ह है ये वाला। इंग्लिश में नहीं बताइएगा, हिंदी में बताइएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह। दूसरा भी आ गया है उद्धरण चिन्ह। हाँ, इसका बताइए अल्प विराम चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह। बच्चों हिंदी में याद करना है आपको, ठीक है, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में तो आपको मालूम ही है, इंग्लिश में तो आप वी आर वेरी स्मार्ट। हिंदी के शब्दों को भी, उसका भी भंडार आप बढ़ाइए। धन्यवाद बच्चों।